हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योत्सना मेडिकल एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है एम्पाइमा। एम्पाइमा का मतलब है कि लंग्स के बाहर की जो कवरिंग होती है, जिसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं, जो कवरिंग है उसको प्लूरा कहते हैं। प्लूरा का जो लेयर है और जो लंग्स होता है उसके बीच की जो स्पेस है उसको प्लूरल कैविटी कहा जाता है। ओके, सो इस प्लूरल कैविटी के अंदर अगर किसी कारणवश पस भरना स्टार्ट हो जाए तो ऐसी एक सिचुएशन को हम कहते हैं एम्पाइमा। ओके, सो एम्पाइमा होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? ज़्यादातर हम देखते हैं कि निमोनिया होने के बाद एम्पाइमा के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर लंग्स के अंदर एब्सिस हो, मतलब पस के पॉकेट्स लंग्स के अंदर अगर हो, तो भी बाहर की जो कैविटी है उसके अंदर पस भर सकता है। किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हुआ हो जिसमें कोई ट्रॉमा हो गया हो, वहाँ कोई खरोच आ गई हो, तो उस वजह से हो सकता है। इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, बेसिकली जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई वगैरह के इन्फेक्शंस हैं उनकी वजह से हो सकता है। टीबी है पेशेंट को तो ऐसा हो सकता है। जितने भी इन्फेक्शंस हम लंग्स के देखते हैं, जैसे अगर पेशेंट को अगर किसी भी तरीके का ब्रोंकिएक्टासिस है या फिर सीओपीडी है, ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं, या किसी भी तरीके का जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है इन्फेक्शियस, ज़्यादातर उनकी वजह से पस भरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके, इनके अलावा मतलब इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अलावा कुछ आदतें जैसे अल्कोहल का सेवन करना या फिर स्मोकिंग करना उनकी वजह से हो सकता है। अगर पेशेंट को लंग के अलावा भी कोई डिसऑर्डर्स हैं, जैसे पेशेंट को ब्लड रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ब्लड ठीक से सप्लाई नहीं हो रहे हैं और उस वजह से सेल्स अगर डेड हो जाते हैं और वो पस बन जाते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को डायबिटीज है, उस अवस्था में भी हम देखते हैं कि देयर आर चांसेस ऑफ एम्पाइमा। ओके, अगर हम बात करें कि क्या लक्षण हैं एम्पाइमा के, तो एम्पाइमा के लक्षण में ऐसा होता है कि जैसे पेशेंट को अगर हम खांसने कफिंग एक्सरसाइजेस देते हैं या पेशेंट अगर खांसते भी हैं तो ये जो कैविटी है ये क्लोज्ड है, इसके अंदर से जो पस है वो कफिंग के दौरान बाहर नहीं आ पाती है, तो इरिटेशन की वजह से पेशेंट को सूखी खांसी होती है, ड्राई कफ के अलावा पस है तो वहाँ पे फीवर होने के चांसेस हैं, कपकपाहट होने के चांसेस हैं जिसको हम चिल्स कहते हैं। जो चेस्ट है वो बहुत भारी लगने लगेगा तो चेस्ट में पेन होने के भी चांसेस हैं। साथ ही साथ सांस लेने में दिक्कत होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। पेशेंट जब ब्रीथ करेंगे तो वो बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें जो ऑक्सीजन की पूर्ति है वो नहीं हो पा रही है, तो जो उनका ब्रेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, टैकिप्निया। साथ ही साथ चांसेस हैं कि हार्ट रेट भी बढ़ सकता है, टैकिकार्डिया, और ब्लड प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है कि वो हाई रहेगा या लो रहेगा। देखिए, इनके अलावा पेशेंट को खाना खाने में दिक्कत होती है क्योंकि सांस लेने में दिक्कत है तो ऑटोमेटिकली उनकी जो खाना खाने की क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है, वीकनेस स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे हम लक्षण नॉर्मली देखते हैं। अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, तो डायग्नोसिस के लिए हम पेशेंट का ब्लड टेस्ट करा के देख सकते हैं, ब्लड कल्चर करा सकते हैं, स्पूटम का एक बार कल्चर करा के देखा जा सकता है ये जानने के लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा प्रेजेंट है। लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो स्पूटम है वो नहीं आता है बाहर क्योंकि ये जो पस है ये कहाँ भरा हुआ है, लंग्स के अंदर नहीं है, ये लंग्स के बाहर है। तो थोरेसेंटेसिस नाम का एक प्रोसीजर किया जाता है जिसमें एक पतली सी नीडल जो है वो इंसर्ट करी जाती है प्लूरल कैविटी में और वहाँ से फ्लूइड निकाला जाता है, उसे टेस्ट करा जाता है ये जानने के लिए कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओके, इनके अलावा एक्सरे, सीटी, एमआरआई ये सारी चीज़ें भी की जा सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में सेम हम थोरेसेंटेसिस करके अगर बहुत कम फ्लूइड है तो उसको हटाया जा सकता है, एंटीबायोटिक दिए जा सकते हैं इन्फेक्शन कम करने के लिए, और साथ ही साथ हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं क्योंकि उनकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है और ब्रेथ लेने में बहुत दिक्कत हो रही है उन्हें, तो इसीलिए उन्हें ऑक्सीजन थेरेपी दिया जा सकता है। ओके, इसके अलावा अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो अगर कम पस नहीं है
तो थोड़ा सेंटेसिस करना काफ़ी नहीं पड़ता है, नीडल आप बार बार प्रिक करके फ्लूइड नहीं निकाल सकते, तो उस कंडीशन में मेडिकल मैनेजमेंट में हम थोरैकोस्टोमी भी कर सकते हैं, जिसमें हम छोटा सा एक चेस्ट ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं ताकि वो पस जो है वो बाहर की तरफ ड्रेन होता रहे। ओके, नाउ अगर सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो ओपन थोरैसिक सर्जरी किया जा सकता है, डीकॉर्टिकेशन जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम प्लूरा को पील करके जो भी पस है उसको निकाल सकते हैं। ओके, सो ये है सर्जिकल मैनेजमेंट में। अब लास्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। एज अ नर्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें प्रॉपरली पेशेंट का फ्लूइड लेवल चेक करना है, फ्लूइड ज़्यादा लेने के लिए हमें इनकरेज करना है ताकि ये जो म्यूकस है या पस है वो गाढ़ा ना हो। हमें स्टीम इनहेलेशन देने हैं पेशेंट को, अगर बहुत ज़्यादा कंजेशन फील होता है पेशेंट को, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करके रखना है ऑक्सीजन थेरेपी देकर, साथ ही साथ उन्हें प्रॉपर एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो कंटिन्यू करानी है, और उन्हें एडवाइस करना है कि मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट्स जिसकी वजह से जो म्यूकस है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो सकता है, वो चीज़ें अवॉइड करी जाएं। अल्कोहल या फिर स्मोकिंग जैसी जो आदतें हैं उन्हें नहीं कंटिन्यू करें। ऐसी सारी जो एडवाइसेस हैं वो हम पेशेंट को दे सकते हैं। ओके, सो ये था एम्पाइमा के बारे में। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।